हेलो लर्नर्स, कैसे आप सभी। आज हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज में जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं वो है एटम्स एंड न्यूक्लियाई। वेटेज वाइज बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, टॉपिक है। आइए से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसे आप ट्राई कीजिए। डन। तो क्वेश्चन क्या है कि न्यूक्लियस है, वो दो स्मॉलर न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया। मास इसका रेशियो आपको दिया है और इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होगा। तो देखिए, जो भी इस तरह के केसेस होते हैं उसमें हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि ये आपका इनिशियल न्यूक्लियस था, मान लीजिए ये इसका मास है, वेलोसिटी तो इसकी ज़ीरो है। तो ये फर्दर दो न्यूक्लियस में ब्रेक हो गया और इनकी मान लीजिए m1 v1 m2 v2। तो कंजर्वेशन मोमेंटम क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल मोमेंटम तो उसका ज़ीरो है क्योंकि इसकी जो इनिशियली न्यूक्लियस था वो रेस्ट में था। तो इनिशियल ज़ीरो है और फाइनल जो है उसमें इन दोनों का ऐड हो जाएगा। तो m1 v1 प्लस m2 v2। इसके बाद हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेंगे। m1 v1 इक्वल माइनस m2 v2 और m1 अपॉन m2 इक्वल माइनस ऑफ v2 अपॉन v1। तो ऐसा कुछ आ जाएगा ये। तो देखिए, अगर सिर्फ रेशियो की बात है तो अगर m1 m2 का रेशियो क्या है 2/1, तो ये है। अगर आप सिर्फ रेशियो देखेंगे तो रेशियो तो इसका v1 रेशियो v2 अगर आप देखेंगे तो वो तो आ जाएगा क्या 1:2। अब जो ये नेगेटिव साइन भी यहाँ पर है, ये ये तो मैग्नीट्यूड से हमने खाली वेलोसिटीज का रेशियो निकाल लिया, लेकिन जो ये नेगेटिव साइन है वो क्या दिखाता है, वही दिखाता है कि इनकी वेलोसिटी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है। तो आप कह सकते हैं कि v1 अगर यहाँ को जाएगा, सॉरी मतलब m1 जो है वो v1 वेलोसिटी से यहाँ को जाएगा, तो m2 जो है वो v2 वेलोसिटी से यहाँ को जाएगा। और जो ऑब्वियस भी लग रहा है, आपको पता होगा इस केस में ऐसा ही होता है, क्योंकि अगर मोमेंटम को कंजर्व रहना है और इनिशियली ज़ीरो है तो एक को दोनों का अपोजिट साइड जाना पड़ेगा तभी कंजर्व होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, आप ट्राई कीजिए। डन। तो इसमें एक हाइड्रोजन एटम दे रखा है जो अपनी ग्राउंड स्टेट से ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट से उसको इतनी एनर्जी मिली है। ग्राउंड स्टेट क्या होती है, n=1। तो इतनी एनर्जी उसको मिल गई, ठीक है। उसके बाद हाउ मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस विल बी एमिटेड ड्यू टू ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ट्रांजिशन से कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस मिलेंगी। तो हमें ये पता करना पड़ेगा कि इतनी एनर्जी देने के बाद आपका इलेक्ट्रॉन किस लेवल पे जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस या कितने ट्रांजैक्शन होंगे किस पे डिपेंड करता है कि कितना किन दो लेवल्स के बीच में आप बात कर रहे हैं। तो एनर्जी का एक्सप्रेशन आपको पता है क्या है। ये आपके पास एनर्जी का एक्सप्रेशन है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है। तो अगर n1 है ग्राउंड स्टेट के लिए, आपको पता है एनर्जी क्या होगी, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसके बाद
जो एनर्जी उसे मिली है, तो हम इसमें इसको ऐड कर देंगे 10.2। ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, वो भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। तो ये जो अब एनर्जी इसके पास है वो कितनी हो जाएगी, इसे हम माइनस कर लेंगे 4 3 नेगेटिव। ये एनर्जी इसके पास इस समय पर हाइड्रोजन एटम के जो इलेक्ट्रॉन है उसकी ये एनर्जी है। तो अब आप देखो कि इस एनर्जी पर वो कहाँ होगा। तो अगर हम E2 निकालेंगे, अगर आपको याद हो तो और बढ़िया है। अगर आप E2 निकालेंगे तो E2 भी क्या आएगा, यहाँ पर आप 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 4 हो जाएगा। 4 से इसको कट करेंगे तो 4 4 3 12, 4 4 16। तो ये तो एग्जैक्ट E2 का लेवल आ गया, अगर आपको याद भी हो तो अच्छा है। तो आपके पास जो एनर्जी है वो असल में ये एनर्जी किसकी है, सेकंड स्टेट n=2 वाली एनर्जी है। तो इसका मतलब यहाँ पर पहुँच गया है हमारा इलेक्ट्रॉन n=2 में। तो अब यहाँ से कितने ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, तो यहाँ से सिर्फ एक ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो पर ट्रांजिशन एक स्पेक्ट्रल लाइन आपको दिखेगी, क्योंकि इस ट्रांजिशन में जितनी एनर्जी वो लूज करेगा उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर लाइन की कलर की वेवलेंथ निकलेगी, एक पर्टिकुलर लाइट का फोटोन निकलेगा, तो वो आपको एज अ स्पेक्ट्रल लाइन दिखेगा। यहाँ पर एक शेयर करने लायक चीज़ बताना चाहूँगा कि यही सेम क्वेश्चन अगर आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लगेगा, अगर ये जेई मेंस की जगह कोई हायर क्लास पेपर में आया होता, जैसे कि कॉलेज लेवल का पेपर, या फिर आपने देखा हुआ नेट, या फिर या नेट गेट, या फिर जैम, इस तरीके के अगर पेपर्स में आया होता और आप ये आंसर करते, तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता था कि ये गलत होता। क्योंकि इन एनर्जी लेवल्स में जो मैंने एक स्पेक्ट्रल लाइन आपको बताई है कि जब आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि इन पर्टिकुलर दो लेवल के बीच में भी बहुत सारे ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। तो बस यही शेयर करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे आप सॉल्व कीजिए। डन, आइए इसे देखते हैं। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट। तो दो चीज़ें ध्यान में रखने की है कि फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या है, n=6। ये 6th लेवल है, क्योंकि फर्स्ट एक्सिस क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट क्या होता है, n=2, n=1 ग्राउंड स्टेट। तो फिफ्थ क्या होगा, n=6। तो आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के एग्जैक्ट रिलेशन याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी आपको इनफ डेटा नहीं दिया है, अगर आप निकालना चाहें तो। तो इसे आप किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में एक रिलेशन होता है, उसको आप समझिए। जो काइनेटिक एनर्जी है वो टोटल एनर्जी के बराबर होती है इन मैग्नीट्यूड। टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है, आपको पता है, तो मैग्नीट्यूड इनका बराबर होता है पर साइन का अंतर होता है। और एक रिलेशन है कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये भी मैग्नीट्यूड, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव है, तो इसलिए मैग्नीट्यूड। तो आपको मैग्नीट्यूड का ही रेशियो निकालना है, तो ये आपके लिए इजी है।
काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी, तो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी और नीचे सिंपली पोटेंशियल एनर्जी। ये मैग्नीट्यूड है, तो ये तो पहले से ही मैग्नीट्यूड है, इसको भी आप मैग्नीट्यूड लिख लीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2। तो रेशियो कितना आ गया, इम्प्लाइज 1:2। तो ये आपका सिंपली रेशियो आ गया। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा लेवल है, क्योंकि ये आपके पास रिलेशंस हैं जो इंडिपेंडेंट ऑफ लेवल हर लेवल पे काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन। तो आइए इसको देखते हैं। तो आपको मास नंबर बताना है एक न्यूक्लियस का, आपको बताना है मास नंबर जिसका जो रेडियस है, लेट्स से इसको A1 और इसके रेडियस को R1 लेते हैं, जो कि है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ अनदर न्यूक्लियस, उसको R2 ले लेते हैं। और उस जो दूसरा न्यूक्लियस है उसका मास नंबर कितना आपको दिया है, 192। इसका रेडियस है R2, इसका है R1। तो ये रिलेशन आपके पास है। तो आपको पता होगा मास नंबर और रेडियस के बीच जो रिलेशन है, तो आपको पता होगा मास नंबर और रेडियस के बीच में रिलेशन है कि जो रेडियस होती है न्यूक्लियस की वो क्या होती है, R=R0 A 1/3, जहाँ पर R0 एक कांस्टेंट है। तो ये हम इस यहाँ यूज़ करेंगे। R0 कैंसिल हो जाएगा। अब A1 निकालने के लिए बोथ साइड क्यूब कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1/2 का क्यूब और A2 इंटू, तो A2 आपको दिया है 192 और ये हो जाएगा 8। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 8×2 = 16, 3 कैरी, 8×4 = 32। तो A1 आपका आ गया 24। तो जो आपका ये न्यूक्लियर है जिसका रेडियस R1 था, इसका एटॉमिक मास हो गया 24। हाफ तो आपको हाफ लाइफ दी है एक न्यूक्लियस की, तो इसको हम टी हाफ लिखते हैं, तो 5 इयर्स। तो ये आपकी हाफ लाइफ है। वो पूछ रहा है द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल दैट वुड डिके इन 15 इयर्स। तो आपको वो फ्रैक्शन बताना है ओरिजिनल सैंपल का जो 15 इयर्स में डिके हो जाएगा। तो रेडियोएक्टिविटी का लॉ आपको पता होगा, क्या है, N=N0 e⁻⁻⁡T। ठीक है, ये आपका डीके कांस्टेंट है और टी आपका टाइम है। तो ये लो आपको पता होगा। अब देखो क्या होता है कि टी हाफ के लिए हम इसको कैसे लिख सकते हैं, N=N0 तो इसको करने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एक तरीका क्या है कि आप पहले लैम्डा निकाल लें, ठीक है, यहाँ से पुट करके आप लैम्डा निकाल लें, क्योंकि लैम्डा का डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपको पता है कि क्या होता है, ln2 डिवाइड बाय टी हाफ। तो यहीं पुट करके फॉर्मूला निकालते हैं हम। यहाँ पर इसकी जो वैल्यू हो जाती है वो N0/2 हो जाती है, बाकी शिफ्टिंग से यही फॉर्मूला बन जाता है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि एक बार आपके पास डीके कांस्टेंट आ गया, फिर आप ये ओरिजिनल सैंपल निकाल सकते हैं।
अब देखो हर क्वेश्चन में तो ऐसा नहीं होगा कि आपको इस तरीके से दिया होगा कि हाफ लाइफ का मल्टीपल होगा। तो ये तो एक इजी ट्रिक हो गई अगर किसी क्वेश्चन में लग जाएगी तो। वरना आप ऐसे ना करके इसको इस तरीके से कर सकते हैं। जो इसका स्टैंडर्ड तरीका होगा क्या कि आप निकाल लें N15, मतलब 15 ईयर्स के बाद कितना आपका सैंपल बचा है। तो वो कैसे निकलेगा, N0e-λt। ठीक है, तो इसको हम कर लेंगे इस तरीके से। लैम्डा की वैल्यू आपने भी निकाली है, log 2 t हाफ 5 है इंटू T15। तो ये N15 की वैल्यू आ गई। ठीक है, और फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या करना है, N15/N0। तो अगर आप ये करेंगे तो N0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और E जो नेगेटिव है तो इसको हम अपॉन में लिख लेते हैं जिससे कि पॉजिटिव हो जाए, ln2 और इंटू 3। इसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेंगे। तो इसे देखिए आप कैसे सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपना माइंड यूज़ करना है, शार्प एकदम। देखो वैल्यूज़ पुट करोगे तो बहुत ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना, एक्सपोनेंट का रूल आपको पता होगा क्या होता है कि अगर दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं, तो अगर दो पावर्स आपस में मल्टीप्लाई में हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, log 2 होल की पावर 3। एक्सपोनेंट का रूल होता है ना कि अगर पावर के साथ पावर मल्टीप्लाई में है तो उसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इसको अभी हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप e⁻ln2 आया ना, क्या होगा, e⁻ln2 क्या होगा, 2⁻3। ई और log एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और ये आपका हो जाएगा 1/8। तो देखो वही आ गया ना जो इससे पहले वाले मेथड से आ रहा था, 1/8। तो 1/8 आपका क्या है, जो फ्रैक्शन बचा है 1/8 बचा है, तो 7/8 ख़त्म हो चुका है, वही आपका आंसर है। तो आपका जो आंसर है वो क्या है, 7/8 ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन ऑफ N0 क्या हो गया, डीके हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सेम रेडियो एक्टिविटी के फिनोमिना वाला क्वेश्चन है और फॉर्मूला भी वही है, तो इसे आप ट्राई कीजिए। डन। इसमें एक थोड़ी सी नई चीज़ भी हम डिस्कस कर सकते हैं उसी फॉर्मूले में, इसलिए मैंने इसको लिया है। तो क्या है कि एक रेडियो एक्टिव मटेरियल है जो 1/8 हो जा रहा है ओरिजिनल अमाउंट के 3 डेज में। ठीक है, तो इफ़ इतना kg ऑफ मटेरियल लेफ्ट आफ्टर 5 days द इनिशियल अमाउंट ऑफ द मटेरियल इज, तो ओके 8 × 10⁻³ kg आपने लेफ्ट कर दिया है 5 डेज के लिए द इनिशियल अमाउंट ऑफ द मटेरियल। ओके, तो इतना आपका बचा है। ठीक है, इतना आपका बचा है, तो इनिशियल कितना होगा, तो इसे n मान लीजिए, n 5 डेज में निकाल रहे हैं, तो वो पूछ रहा है N0 क्या होगा। ठीक है, और उसी के लिए आपको एक रिलेशन और है कि N3 जो है वो 1/8 हो जा रहा है, जो N3 है 3 डेज के बाद जो बचा है 1/8 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। सो ओरिजिनल हमने N0 माना है, तो ये है। तो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, यही फॉर्मूला जो हमने अभी पढ़ा था, ये वाला। देखो इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, और ये किसी क्वेश्चंस में आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा कि आप ना जो लैम्डा है उसको t हाफ में लिख लो। तो
ये आपका आपको पता ही क्या होता है एल एन, अभी हमने पूरा सॉल्व किया था, एल एन टू अपॉन टी हाफ टी। तो ये आपका इस तरीके से हो सकता है कि वही ट्रिक जो हमने इससे पहले लगाई थी कि इस पूरे टर्म को आप इसके साथ पावर में लिख लें, और ई एल एन माइनस टू को आप इस पूरे को आप पावर में लिख लें, और ई माइनस एल एन टू को आप क्या लिख लें, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ई को हम लिख लेते हैं वन अपॉन, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी पावर, एल एन टू और होल में टी बाय टी हाफ। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये इन दो को हम एल एन टू और इसको पूरे को मल्टीप्लाई में लेंगे तो उसको पावर के ऊपर पावर की तरह लिख सकते हैं, एक्सपोनेंट का रूल है। अब इसके बाद ये जो नीचे वाला टर्म है ये तो हो जाएगा वन बाय टू। मुझे लगता है आपने फॉर्मूला देखा होगा, तो बस मैंने यहाँ पर दिखा दिया, अगर इन केस आपको ये नहीं पता तो ये फॉर्मूला अभी आपके लिए बहुत इजी पड़ेगा केसेस में। तो हमने ये मेहनत इसलिए करी है ताकि थोड़ा सा हमारा ये हम जब सॉल्व करेंगे तो ई एल एन और लॉग वगैरह ना आए। तो आप क्या कर सकते हैं कि जो ये रिलेशन है यहाँ से इस फॉर्मूले में इसको पुट कर सकते हैं कि जो आपका एन थ्री है वो आपका क्या हो जाएगा, एन ज़ीरो वन अपॉइंट टू थ्री बाई टी हाफ। अभी ध्यान रखना ये डेज में है, और यहाँ पर आपका ये इस तरीके से। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहाँ से हमें टी हाफ की वैल्यू चाहिए। तो बेस को सेम करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं, वन अपॉइंट टू पावर थ्री ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो टी हाफ कितना आ जाएगा हमारा, वन, शिफ्ट कर लीजिए। तो वन डे, याद रखना यूनिट क्या है, डे, क्योंकि हमने टाइम डेज में लिया था। तो वन डे आपका क्या है, टी हाफ। अब आप इसके बाद फर्दर इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से इसको इरेज करते हैं, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा। तो इसके बाद हम निकाल सकते हैं अपना एन फाइव के लिए। एन फाइव के लिए सेम वही, एन ज़ीरो हाफ टी जो कि फाइव है अपॉन टी हाफ। तो यहाँ से आप एन ज़ीरो निकाल लीजिए, आपको सारी वैल्यूज़ दी हैं। एन क्या, एन फाइव आपका है 3 kgs, और यहाँ आप ये ध्यान रखना यूनिट का कि आपका टी हाफ भी डेज में है, और ये जो फाइव है ये भी डेज में है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको बस इसको शिफ्ट करना है डिवाइड में, ये पूरा टर्म जाएगा डिवाइड में, और ये होगा पावर फाइव, क्योंकि टी हाफ तो वन है। और इसके बाद टू टू द पावर फाइव अपॉन से ऊपर चले जाएगा, तो टू टू द पावर फाइव इंटू एट इंटू टेन टू द पावर माइनस 3 kg। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको आप में सॉल्व करना होगा। तो ये हो जाएगा टू टू जा फोर, फोर फोर जा सिक्सटीन, सिक्सटीन टू जा 32, एट एट टू जा 16, 8 से 24, 25। तो ये आपका आ जाएगा 2
36 10⁻³ है, तो या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, वरना ये आपका ग्राम में आ जाएगा अगर आप ग्राम में निकालते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है। मैंने वो फॉर्मूले के लिए ही इसको करवाया ताकि ये फॉर्मूला आपके दिमाग में आ जाए, क्योंकि हर बार लॉग और ई के साथ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है डील करना, तो ये फॉर्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, तो इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। डन। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन 7th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस मच, करस्पॉन्डिंग स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3rd ऑर्बिट आपको बताना है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना है कि जो वेलोसिटी है हाइड्रोजन एटम में या हाइड्रोजन लाइक एटम जो भी हैं, तो किस पे डिपेंड करती है, Z/n। यहाँ पर एक कांस्टेंट भी होता है जिससे इक्वलिटी साइन आ जाएगा, वो कांस्टेंट आप देख लीजिएगा। रिलेशन ये होता है। तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो मतलब सेम ही एटम के अलग अलग इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो Z का तो कोई रोल होगा नहीं। अगर एक तरफ हाइड्रोजन एटम होता और दूसरी तरफ हाइड्रोजन लाइक एटम कोई दूसरा होता, जैसे मान लीजिए लिथियम होता जिसका Z अलग होता, तो वेलोसिटी में फिर ये एंटर करता। अभी तो आपके लिए क्या सिर्फ हाइड्रोजन एटम के लिए सिर्फ क्या इंपॉर्टेंट है, n आपका क्या है, कौन सा आपका एनर्जी लेवल है। तो यहाँ से आप रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा V1/V2 इक्वल्स N1/N2। ये आपका रिलेशन बन जाएगा। तो आपको मान लीजिए V1 जो है वो 7th स्टेट का है, एक मिनट इसे करेक्ट कर लीजिए, ये होगा आपका N2 N1। हाँ, तो V1 आपका मान लीजिए है 3.6 जो 7th ऑर्बिट वाले का है, स्पीड मीटर पर सेकेंड, और V2 आपको निकालना है, और N2 जो है वो सेकंड मतलब जो आपको निकालना है उसकी स्पीड है, तो वो 3rd ऑर्बिट है, और 7th V1 है। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। तो V2 के लिए आपको बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इधर, तो V2 हम यहाँ से निकाल लेंगे, बस हमें शिफ्टिंग करनी है। तो 7 × 3.6, एक मिनट, इंटू 10⁻⁻6/3। तो 3 से 36 कट होता है 12 टाइम्स, तो 1.2, और 12 7 जा होता है 84, तो 8.4 इंटू 10⁻⁻6 यूनिट आपको ध्यान होगा मीटर पर सेकंड थी। तो ये आपकी वेलोसिटी आ गई 3rd ऑर्बिट की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा थियोरेटिकल भी आप इसे कह सकते हैं, बाकी आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। द रेशियो ऑफ द डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन न्यूक्लियस एंड हीलियम न्यूक्लियस इज। तो अगर आपको कंसेप्ट पता है, तो आपको पता है कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है, न्यूक्लियस डेंसिटी, अगर आपने कंसेप्ट पढ़ा है तो ये यूनिफॉर्म होती है, और कोई भी एटम का न्यूक्लियस हो उसकी डेंसिटी क्या होती है, सेम। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है किसी भी एटम का, उसके अंदर जो जो भी चीज़ें हैं, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स, वो ऐसे पैक्ड हैं कि उनकी डेंसिटी सेम है। तो अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि रेशियो क्या होगा, 1:1। अब आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर एक छोटा सा प्रूफ कर लेते हैं। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाय वॉल्यूम। ओके, तो मास, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 16।
ठीक है, और हीलियम का 4, और एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 और 2। तो 16 इसका एटॉमिक मास है, ठीक है। और वॉल्यूम अगर आप निकालना चाहें तो वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं, न्यूक्लियस की बात कर रहा हूँ मैं अभी, सिर्फ न्यूक्लियस का। तो न्यूक्लियस का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। और जो मास होगा उसको अभी के लिए मास नंबर लिख लेते हैं। वॉल्यूम तो 4/3 पाई r क्यूब हो गया, और मास नंबर को ए से लिखते हैं, ठीक है। तो जो मास नंबर होगा, आपको पता है न्यूक्लियस का जो न्यूक्लियस का मास होता है वो आपका मास नंबर ही होता है, क्योंकि ए क्या होता है आपका, जितने उसमें नंबर ऑफ क्या हैं न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स, और यही आपका मास होता है। तो मास नंबर, अब रेडियस के लिए आपको पता है आपके पास फॉर्मूला है क्या, r0 a 1/3 का होल क्यूब। तो अब यहाँ से आप देख रहे होंगे कि आपके पास सीधे सीधे 4/3 पाई r0 a, तो a से a क्या हो रहा है कट। तो ये आपके पास एक तरीके का वैल्यू आ गई जो कि क्या है कांस्टेंट। तो ये जो डेंसिटी है ये कांस्टेंट है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा सा ही डाउट हो रहा है कि मास के लिए हमने ए कैसे ले लिया, तो देखिए अगर आप जो हम एटॉमिक मास नंबर होता है वो मास ऑफ द एटम होता है, और मास ऑफ द एटम जो होता है, जो मास ऑफ द क्या होता है एटम होता है, वो मेजॉरिटली न्यूक्लियस का ही मास होता है। इलेक्ट्रॉन्स का तो ज़्यादा वेट होता नहीं है, तो मास ऑफ द एटम को हम न्यूक्लियस के मास मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक न्यूक्लियस है, उसका मास m है, वो स्प्लिट हो गया है 2 पार्ट्स, m/3 एंड 2m/3। द रेशियो ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ 2 पार्ट्स विल बी। तो जो ये m है, ये जो दो न्यूक्लियस में ब्रेक हुआ है किसमें, m/3 और 2m/3। तो वो कह रहा है कि ये जो स्प्लिट हुआ है और इनिशियली रेस्ट में है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो क्या होगा। तो ये जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ होती है, इसका आपको रिलेशन पता होगा, इसका रिलेशन क्या होता है h/p। p क्या होता है मोमेंटम। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमें पहले तो क्योंकि ये स्प्लिट हो रहा है रेस्ट से, तो यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो मोमेंटम है इनिशियली वो तो ज़ीरो है, इनिशियल मोमेंटम ज़ीरो है, और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, जो इसकी वेलोसिटी होगी और जो इसकी वेलोसिटी होगी। अब आप देखिए कि हमें वैसे इनकी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मान लीजिए इसका मोमेंटम p1 होगा और इसका p2 होगा। तो p1 जो होगा वो माइनस ऑफ p2 होगा, ठीक है। p1 m/3 वाले का मान लेते हैं और p2 इसका मान लेते हैं। तो लेकिन अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो सेम आएगा। ये हमें पता है कि रेस्ट में अगर दो एक किसी न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस ब्रेक होते हैं तो दोनों का मोमेंटम सेम होता है, डायरेक्शन डिफरेंट होता है। तो अब ये ईजी है कि वेवलेंथ जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो h/p है। तो h/p है, तो देखो चाहे पहला वाला होगा उसके लिए h/p1, दूसरे वाले के लिए h/p2, इसको भी λ2 और λ1 कर लेते हैं। तो अब इनका आप रेशियो निकालोगे तो सीधी सी बात है कि
पूरे ये इक्वल हैं P1 P2, तो ये कट हो जाएंगे और 1:1 आ जाएगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और इसमें तो 1:1 आ गया, पर अगर मान लीजिए वेलोसिटी दी होती या वेलोसिटी का भी रेशियो दिया होता तो फिर कुछ अलग हो सकता था। तो इस तरह के क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय। तो आपको मोमेंटम बताना है nth ऑर्बिट का, ठीक है। मतलब आपको एनर्जी लेवल वाला ये nth ऑर्बिट है, तो उसका मोमेंटम आपको बताना है। तो मोमेंटम के लिए हम क्या करेंगे, देखो आपको एक रिलेशन पता होगा। ये क्वेश्चन मैंने इसी हिसाब से लिए हैं कि आपके रिलेशन सारे कवर हो जाएं। तो mv/r इक्वल NH अपॉन 2 पाई। अब आप बताएं कौन सी कंडीशन है। यह है स्टेबल ऑर्बिट्स की कंडीशन। किसकी? स्टेबल ऑर्बिट्स। आपको पता है हर ऑर्बिट पॉसिबल नहीं है, जिसका एंगुलर मोमेंटम NH अपॉन 2 पाई होगा वही ऑर्बिट क्या है, स्टेबल है, वही पॉसिबल है। उसी हिसाब से एनर्जी लेवल्स बनते हैं। वही ऑर्बिट्स जिनमें ये कंडीशन हो वही आपका स्टेबल ऑर्बिट बनता है। तो आपको मोमेंटम निकालना है, तो mv आपका मोमेंटम है, आपको मोमेंटम निकालना है। m इंटू वी आपका मोमेंटम होता है, और r को आप शिफ्ट कर देंगे NH अपॉन 2 पाई r। तो NH अपॉन 2 पाई r ये आपका क्या आ गया, मोमेंटम। तो दैट्स इट फॉर टुडे।